नमस्कार। सोशल साइंस की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज हम सब मिलकर क्लास 10 के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस से शुरू करेंगे, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तक हर एक सवाल को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो देखिए आज हम इस पूरे पेपर को कैसे देखेंगे। सबसे पहले राजनीति विज्ञान, फिर भूगोल और उसके बाद अर्थशास्त्र के सभी सवालों को एक एक करके हल करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत काम के टिप्स पर भी बात करेंगे जो परीक्षा में जरूर काम आएंगे। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले उठाते हैं पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं उन छोटे सवालों से जो हमारी बेसिक समझ को टेस्ट करते हैं। यहाँ हमारे सामने 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। पहला, सिंगली को राजभाषा का दर्जा कब मिला? सही जवाब है 1956 में, और इसी के बाद से श्रीलंका में पावर शेयरिंग का पूरा मुद्दा खड़ा हुआ था। दूसरा, भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत क्या है? ये है लगभग 40.2%। तीसरा सवाल है, फेडेकोर संगठन किस देश का है? तो ये बोलीविया का संगठन है जिसने वहां पानी के लिए हुए आंदोलन को लीड किया था। और आखिर में योर्दान का कौन थी? वो एक स्टूडेंट थी जो डेमोक्रेसी के लिए हुए संघर्ष का प्रतीक बन गई। अगला सवाल है एथनिक या जातीय समूह की परिभाषा। देखिए इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सोशल ग्रुप जिसके लोग एक जैसी संस्कृति, भाषा या अपने वंश के आधार पर खुद को दूसरों से अलग मानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है श्रीलंका का सिंघली और तमिल समुदाय। यहाँ 2 अलग-अलग सवाल एक साथ हैं। पहला है नेपाल के आंदोलन के बारे में, जिसका एक ही मकसद था राजशाही को हटाकर डेमोक्रेसी को वापस लाना। दूसरा सवाल पॉलिटिकल पार्टीज में पैसों की पारदर्शिता को लेकर है। इसके लिए 2 सुधार सुझाए गए हैं। एक तो ये कि चुनाव का खर्चा सरकार उठाए, और दूसरा सभी पार्टियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी हो। ये 3 नंबर का सवाल है और बोलिविया के वाटर वॉर पर फोकस्ड है। इसमें सबसे जरूरी है फेडेकोर संगठन का नाम याद रखना। इसी संगठन ने पानी के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक बहुत सफल आंदोलन चलाया था। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे आम लोग एक साथ आकर सरकार की पॉलिसीज को बदल सकते हैं। अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी या प्रांतीय दल का दर्जा कैसे मिलता है? इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 2 शर्तें रखी हैं। पहली, पार्टी को राज्य के विधानसभा चुनाव में जितने भी वोट पड़े हैं उसका कम से कम 6% मिलना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि उसे कम से कम 2 सीटें जीतनी होंगी। ये सवाल एक बहुत जरूरी फर्क बताता है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम के बीच। जहां डेमोक्रेसी नहीं होती वहां लोगों के अधिकार और उनकी इज्जत शासक की मर्जी पर टिकी होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में यही अधिकार हमें संविधान से मिलते हैं और यहाँ कानून का राज होता है। चलिए अब आते हैं एक बड़े सवाल पर, पूरे 6 नंबर का। इसमें भारत के फेडरल सिस्टम के फीचर्स पूछे गए हैं। देखिए, एक बढ़िया जवाब के लिए ये 5 बातें जरूर लिखनी है। पहला, 2 लेवल पर सरकार है, केंद्र और राज्य। दूसरा, शक्तियों का साफ साफ बंटवारा है, वो 3 सूचियां हैं ना, वो ही। तीसरा, हमारा संविधान लिखा हुआ है। चौथा, एक आजाद न्यायपालिका है जो झगड़े सुलझाती है। और 5वां, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब राज्यों के पास भी कमाई के अपने साधन होते हैं। अगर पिछला सवाल मुश्किल लगे तो ऑप्शन में ये सवाल है पॉलिटिकल पार्टीज के रोल के बारे में। एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, पॉलिसीज बनाना, पब्लिक ओपिनियन तैयार करना, और जो पार्टी हार जाती है वो विपक्ष बनकर सरकार पर नजर रखती है। तो पॉलिटिकल साइंस तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और ज्योग्राफी की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि भारत के रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज से जुड़े कैसे सवाल पूछे गए हैं। ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव सवाल भी सीधे सीधे फैक्ट्स पर हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। चना एक रबी की फसल है, मतलब इसे सर्दियों में बोया जाता है। खनिज क्या है? ये जमीन से निकलने वाला एक नेचुरल पदार्थ है जिसकी अपनी एक केमिकल बनावट होती है। और भौमजल मतलब ग्राउंड वाटर, जो बारिश का पानी जमीन के नीचे जमा हो जाता है। यहाँ 2 बहुत ज़रूरी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खेती पर निर्भर करते हैं, जैसे चीनी मिल या कपड़ा मिल। दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्स जो हैं पर अभी हम उन्हें टेक्नोलॉजी की कमी या ज़्यादा खर्च की वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा की अपार संभावना। ये सवाल है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा जाता है।
ये नदियों पर बने बड़े बड़े डैम होते हैं जिनसे एक साथ कई काम होते हैं, जैसे बिजली बनाना, खेतों की सिंचाई के लिए पानी देना, बाढ़ को रोकना और यहाँ तक कि मछली पालन को भी बढ़ावा देना। मैप वर्क तो ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ 3 जगहें मार्क करनी है। पहली, केरल में पेरियार, जो एक फेमस टाइगर रिजर्व है। दूसरी, कर्नाटक में काइगा, जहाँ एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और तीसरी, असम में डिगबोई, जो इंडिया की सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, यानी इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। इसमें डेवलपमेंट, पैसा और हमारे अधिकारों की बात होती है। इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही हैं। देखिए, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, जैसे खेती। देश का विकास सिर्फ इनकम पर नहीं बल्कि हेल्थ और एजुकेशन पर भी डिपेंड करता है। इंडिया में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। और डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ट्रेड के नियम बनाता है। ये सवाल मनरेगा से जुड़ा है, जो गांव में रोजगार की एक बहुत बड़ी स्कीम है। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि ये गांव के हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी देती है। स्वयं सहायता समूह या एसएचजीज गांव के गरीब लोगों, खासकर महिलाओं को जोड़ने का एक बहुत अच्छा जरिया है। ये ग्रुप्स अपनी छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके अपने ही सदस्यों को कम ब्याज पर लोन देते हैं। इससे उन्हें साहूकारों से छुटकारा मिलता है और वे अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये आखिरी लंबा सवाल हम सबके लिए बहुत जरूरी है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें 6 अधिकार देता है। इनमें से कुछ हैं सुरक्षा का अधिकार, मतलब खतरनाक चीजों से बचाव, सूचना का अधिकार, मतलब प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिलना, और निवारण का अधिकार, यानी शिकायत करने और हर्जाना पाने का हक। पिछले सवाल के ऑप्शन में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक। इसका मतलब है कि हमें डेवलपमेंट ऐसे करना है कि आज हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कोई कमी न हो। इसमें रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों ही शामिल हैं। तो पूरा पेपर देखने के बाद अब आते हैं सबसे काम की बात पर, परीक्षा में अपने नंबर कैसे बढ़ाए जाएं। चलिए कुछ स्मार्ट टिप्स पर जल्दी से नजर डालते हैं। ये 4 सुझाव हैं जो बेहतर नंबर लाने में बहुत मदद करेंगे। पहला, जितने नंबर का सवाल हो, जवाब भी उतना ही लंबा लिखें। दूसरा, इंपॉर्टेंट शब्दों को अंडरलाइन जरूर करें, इससे परीक्षक का ध्यान जाता है। तीसरा, लंबे जवाबों को हमेशा पॉइंट्स में लिखें, वो पढ़ने में आसान होते हैं। और चौथा, जहां भी मुमकिन हो उदाहरण जरूर दें, इससे जवाब ज्यादा दमदार लगता है। और इसी के साथ हमारा ये पूरा विश्लेषण खत्म होता है। उम्मीद है इससे तैयारी को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पेपर को देखने के बाद ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आखिरी समय में थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। परीक्षा के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।